सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे, उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है।
इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।
बालमपुर नाम का गांव था। बालमपुर में आम पकते थे। सारे लोग आमों की खेती करते थे। हर साल मोटे मोटे और मीठे मीठे आम बेचकर काफी सारा पैसा कमाते थे। बालमपुर में बाला सेठ नामक धनिक रहते थे। उनके भी आमों के काफी बगीचे थे। उनको आम्रपाली नाम की एक जवान और खूबसूरत सी बेटी थी। आम के मौसम में आम्रपाली दिन रात आम का रस पीती थी और आम जैसी पीली पीली सुंदर दिखती थी। आम्रपाली जवान थी, इसीलिए रिश्ते आने लगे, लेकिन बाला सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें चाहिए था शहरी दामाद, जिसका शहर में घर हो, नौकरी हो और मोटा सा पगार कमाता हो। भगवान ने बाला सेठ की सुन ली और आम्रपाली के लिए शहर से रिश्ता आया। लड़का डेप्यूटी कलेक्टर था। उसे देखते ही आम्रपाली पसंद आ गई। लड़के के पिता ने भी आम्रपाली को पसंद किया, लेकिन दिक्कत थी लड़के की माँ। उसके तेवर देखकर बाला सेठ परेशान हो गए। लड़का बाला सेठ की परेशानी समझ गया और हल्का होने के बहाने उन्हें आम के बगीचे में लेकर आया। माँ को गांव वाली बहू पसंद नहीं है। मेरी पसंद को वो मना नहीं करेगी, लेकिन शादी में इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। सारे बाराती खुश होने चाहिए। माँ ऐसी शादी चाहती है जो ना तो किसी ने देखी हो और ना कभी कोई देखेगा। आपने ऐसा इंतजाम किया तो बात बन जाएगी, नहीं तो शादी के बाद भी माँ आम्रपाली से नाराज रहेगी। शादी की तारीख पक्की करके लड़के वाले चले गए और बाला सेठ परेशान हो गए। दोस्तों को बुलाकर उनके साथ चर्चा करने लगे। ऐसा क्या करें कि बाराती आंखें फाड़ कर देखते रह जाएं? शहर में शादी रखें, डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुला लेते हैं। नहीं यार, उन लोगों के लिए नया नहीं है। नया सोचो, नया। आमरस पिलाकर भगा दीजिएगा बारातियों को। उनके नखरे उठाने के लिए हमारे पास पैसों का तालाब थोड़े है। अचानक बाला सेठ एकदम से उठ खड़े हुए। उन्हें उत्साहित देखकर दोस्त और आम्रपाली भी चौंक गए। तालाब, पानी, आमरस। अरे बाला, क्या हो गया है तुम्हें? शिवा, तालाब में पानी कितना बचा है? गर्मियों में कितना बचेगा? होगा कोई 10 टैंकर। भीमा, आम की उपज कितनी है इस साल? पिछले 10 साल में नहीं हुई इतनी उपज है। भीमा भागो और गांव वालों को बोलो इस साल उनके आम शहर नहीं तालाब में जाएंगे। और शिवा, तुम मेरे साथ चलो, हमें तालाब से पानी निकाल फेंकना है। ये सुनकर सब चौंक गए। पर बाबा, आप करने क्या वाले हैं? जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, आमरस का तालाब। तुम्हारी शादी आमरस के तालाब में होगी। ये सुनकर सारे एकदम से उत्साहित हो गए। आम्रपाली शर्मा कर अंदर भाग गई और भीमा गांव वालों को खबर करने भाग गया। बाला सेठ और शिवा तालाब किनारे आए और मजदूरों की मदद से उन्होंने तालाब में 10 मोटर पंप डालकर सारा पानी निकाल फेंका। इधर भीमा गांव वालों को लेकर आया। गांव वालों के हाथों में आम की टोकरियां थी। बाला सेठ गांव वालों से बोले, गांव वालों, हमारी बेटी की शादी है। आमरस का तालाब बनाना है। आप सब साथ दें। आम निचोड़कर रस तालाब में डालें। और सारे गांव वाले उत्साहित होकर टोकरियों से आम निकालकर तालाब में निचोड़ने लगे और देखते ही देखते तालाब आम रस से भर गया। ये देखकर बाला सेठ खुश हुए और शिवा से बोले, शिवा, भीकू नावड़ी से कह देना सारी नाव सज धज कर तैयार हो जानी चाहिए। दिन बीतते गए और शादी का दिन आया। सारे गांव वाले आमरस तालाब के सामने बारात का इंतजार कर रहे थे।
तालाब किनारे सारी नाव सज धज कर तैयार थी। एक नाव में दुल्हन बनकर आम्रपाली बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात तालाब के पास पहुंची। घोड़े पर सवार दूल्हा और सारे बाराती आमरस का तालाब देखकर हैरान रह गए। लड़के की माँ आगे आई और बोली, आमरस का तालाब बना दिया। समधी जी, इसे पीना है या इसमें डुबकियाँ लगानी है? समधन जी, आप पीकर डुबकियाँ लगाओ या डुबकियाँ लगाकर पियो, तालाब खत्म नहीं होगा। डुबकियाँ लगानी हो डुबकियाँ लगाओ, पीना हो पी जाओ, लेकिन पहले मेरी शादी हो जाने दो। मेरी दुल्हन नाव में अकेली बैठी है, कहीं नाव लेकर आमरस में भाग ना जाए। ये सुनकर सारे हंसने लगे। दूल्हा आम्रपाली के साथ नाव में बैठ गया। बाकी बाराती भी नाव में बैठकर आमरस तालाब के बीच में आए और नाव में बैठे बैठे ही शादी संपन्न हुई। फिर क्या था, सबके हाथों में पूरियां बांटी गईं और सारे मेहमान नाव में बैठे बैठे आमरस से पूरियां डुबोकर खाने लगे और आमरस पूरी का आनंद लेने लगे। खाना खाते ही शहरी बारातियों का आमरस तालाब में फोटो सेशन हुआ। कोई लाइव जाकर अपने दोस्तों को नजारा दिखाने लगा तो कोई आमरस तालाब के साथ सेल्फियां लेने लगा। बाला सेठ ने देखा दूल्हे की माँ सबसे आगे थी। हर एक बाराती के साथ आमरस तालाब की सेल्फी ले रही थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। आम्रपाली भी दूल्हे के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। ये सब देखकर बाला सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने घुटनों पर बैठकर हाथों में आमरस लेकर प्रसाद की तरह प्राशन किया और आमरस तालाब और गांव वालों को मन ही मन लाख लाख धन्यवाद दिया। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़ी की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ,
मुझे 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी, वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया।